जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो पिछली वाली क्लास थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, उसमें हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफर हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था और वो सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर कंटेंट था वो समझने की बजाय याद करने का था कि कौन सा ज्योग्राफर कहाँ का है, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी, उसने कौन सी विधियों का प्रयोग किया। इस तरीके से ज़्यादातर जो कंटेंट था वो समझने की बजाय याद करने का था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और आगे हम इनको बिल्कुल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे कवर करने वाले इन सभी चीज़ों को, तो एक एक करके। और अब हम अपनी क्लास की आगे शुरुआत करते हैं। ऑर्थर यंग महोदय के बारे में हम यहाँ पर अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑर्थर यंग महोदय हैं वो एक जर्मन के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उसमें एक किताब का नाम था कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर जो बुक है वो ऑर्थर यंग के द्वारा लिखी गई थी। इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल स्वरूप कृषि भूगोल पर पहली पुस्तक लिखी गई थी ये। ठीक है, तो ऑर्थर यंग महोदय के द्वारा जो पहली किताब थी वो थी कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर। एंड इनके द्वारा लिखी हुई जो दूसरी किताब है उसका नाम है इंग्लैंड में पर्यावरण और फसल स्वरूप। ऑर्थर यंग ने पर्यावरण व कृषि घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित करने की बात की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्थर यंग ने पर्यावरण और कृषि घटनाओं के बीच में, ठीक है, पर्यावरण और जो कृषि से संबंधित घटनाएं होती हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने की इन्होंने बात की थी कि जो भी पर्यावरणीय घटनाएं, जो भी पर्यावरण है और जो कृषि घटनाएं घटित होती रहती हैं उनके बीच में किस तरीके का संबंध रहता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ में आया होगा कि सर कोई कृषि घटना भी घटित होती है क्या? हाँ भाई, अलग अलग तरीके से कृषि घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कई बार पूरी पूरी फसल एक साथ बर्बाद हो जाती है, कोई एक ऐसी बीमारी आती है जिसकी वजह से पूरी पूरी जो फसल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, चौपट हो जाती है। तो वो जो बीमारी आ रही है वो क्या है, एक पर्यावरण घटना है। ठीक है, और वो कृषि जो बिल्कुल चौपट हो रही है, फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है, वो एक कृषि घटना ही है। तो ऑर्थर यंग पहले विद्वान थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से पर्यावरण और कृषि घटनाएं एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं। इन्होंने फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने में तापमान, वर्षा और मृदा, इन तीनों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल दिया है। ठीक है, जो ऑर्थर यंग महोदय हैं इन्होंने फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने में, फसलों का जो प्रारूप है उसको निर्धारित करने में इन्होंने तीन फैक्टरों का सबसे बड़ा रोल माना है। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर है जो कृषि के प्रारूप को निर्धारित करता है। वर्षा फसल के प्रारूप को निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो मृदा होती है वो भी फसल के प्रारूप को निर्धारित करती है। तो ऑर्थर यंग महोदय के अनुसार किसी भी फसल का प्रारूप है वो मुख्यतः तीन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पहला कारक आता है तापमान, दूसरा वर्षा आता है, तीसरा मृदा आती है। अब उसके बाद फसल प्रारूप के बारे में डिस्कस किया जाए तो ऑर्थर यंग के अनुसार ये टोटली कुल मिलाकर 6 फसल प्रारूप हैं, जिसमें एक फसल सैकेंद्रण होता है, दूसरा फसल संयोजन होता है, तीसरा फसल वैविधीकरण होता है, चौथा कृषि दक्षता होती है, पांचवा कृषि उत्पादकता होता है और छठा सस्य गहनता होती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को सस्य का मतलब नहीं पता होगा। भाई सस्य कह दो, चाहे फसल कह दो, चाहे कृषि कह दो, बात एक ही है घूम फिर कर। ठीक है, अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कृषि प्रकारिकी के बारे में, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के बारे में। ये एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी क्या होती है, कृषि प्रकारिकी क्या होती है, अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हम आगे कवर करते हैं कृषि प्रकारिकी को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि कृषि प्रकारिकी क्या है और किस तरीके से ये रहती है। तो अब हम कृषि प्रकारिकी को, कृषि प्रकारिकी के द्वारा कृषि के कार्यों की पहचान और सीमांकन किया जाता है। देखो, सबसे पहले कृषि प्रकारिकी होती क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा
जरूरी है। कृषि प्रकारिकी के द्वारा क्या किया जाता है, कृषि के प्रकारों की पहचान की जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कृषि के प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों की पहचान की जाती है। साथ ही साथ उनका सीमांकन किया जाता है। सीमांकन का मतलब है कि कौन सा कृषि प्रकार कौन से क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये स्पेशली तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कृषि प्रकारिकी के द्वारा कृषि के जो अलग अलग प्रकार है उनकी पहचान की जाती है। साथ साथ उन कृषि प्रकारों का सीमांकन किया जाता है कि कौन सा कृषि का प्रकार कौन से क्षेत्र तक फैला हुआ है या कहाँ तक फैला हुआ है। कृषि प्रकारिकी की पहली योजना पोलैंड में बनाई गई थी। जो कृषि प्रकारिकी है, जो एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी है, इसकी जो पहली योजना थी वो पोलैंड में बनाई गई थी। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। अब हम कृषि प्रकारिकी की जो विशेषताएं हैं इनको अच्छे तरीके से समझते हैं कि कृषि प्रकारिकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। देखो, सबसे पहले कृषि प्रकारिकी की संकल्पना की प्रकृति क्रमबद्ध एवं वर्गीकरणात्मक होती है। क्रमबद्ध होती है और वर्गीकरणात्मक होती है। वर्गीकरणात्मक का मतलब होता है कि ये जो कृषि प्रकारिकी है वो कृषि के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करती है कि कृषि के अलग अलग प्रकार हैं, साथ साथ में उनमें क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है, क्रमबद्धता का मतलब है जैसे इस क्षेत्र में ये कृषि का प्रकार है, इस क्षेत्र में ये कृषि का प्रकार है, इस क्षेत्र में ये कृषि का प्रकार है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या पाई जाती है, एक क्रमबद्धता पाई जाती है। इसका वर्गीकरण कृषि के समस्त सामाजिक, संक्रियात्मक, उत्पादन और संरचनात्मक गुणों के आधार पर किया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। कृषि के प्रकारों का विचार पदानुक्रमीय होता है। क्या होता है, पदानुक्रमीय होता है या क्रमबद्ध तरीके से होता है। चाहे आप क्रमबद्ध कह दो चाहे पदानुक्रमीय कह दो, बात दोनों एक ही है। पदानुक्रम में क्या होता है, बिल्कुल एक निश्चित पदानुक्रम में होता है, एक बिल्कुल निश्चित सिस्टमेटिक तरीके से होता है। कृषि प्रकारिकी की संकल्पना क्या है, गत्यात्मक होती है। जो कृषि प्रकारिकी है वो एक गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब होता है बिल्कुल गतिशील है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो टोटली कुल मिलाकर ये तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है कृषि प्रकारिकी की। बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, कृषि प्रकारिकी क्या होता है ये अब भी हमने समझ लिया था कि कृषि प्रकारिकी के द्वारा कृषि के प्रकारों की पहचान की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उनका सीमांकन किया जाता है कि कौन सा कृषि का प्रकार कौन से क्षेत्र में या कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद कृषि प्रकारिकी की जो तीन सबसे बड़ी विशेषताएं थी उनको भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद के कृषि प्रकारिकी आयोग के दो सबसे मुख्य उद्देश्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद व कृषि प्रकारिकी जो आयोग है, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कृषि के प्रकारों की पहचान करने के लिए सिद्धांतों तथा कसौटियों का निर्धारण करना। ठीक है, जो कृषि के अलग अलग जो प्रकार हैं, कृषि के जो अलग अलग प्रकार हैं उनकी पहचान करने के लिए सिद्धांत और कसौटियों की क्या करना, निर्धारण करना। सिद्धांतों का निर्धारण करना कि भाई हम इन सिद्धांतों का उपयोग करके कृषि के प्रकारों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। साथ साथ कसौटियाँ, कसौटियों का मतलब है कमियाँ, कि भाई इस कमी के कारण हम यहाँ पर ये दूसरा कृषि का प्रकार बना रहे हैं, इस कमी के कारण हम तीसरा कृषि का प्रकार बना रहे हैं, इस कमी के कारण हम चौथा कृषि का प्रकार बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर दो, पहली जो बात है, पहला जो स्टेटमेंट है कि कृषि के प्रकारों की पहचान करने के लिए एक तो सिद्धांत बनाना ताकि अच्छे तरीके से कृषि के प्रकारों की पहचान की जा सके। दूसरा, उनकी कसौटियों के बारे में पता चलाना। कसौटियों का मतलब है उनकी कमियों का पता चलाना। सपोज दैट 5 कृषि प्रकार हैं, उन 5 के 5 कृषि प्रकारों की कमियों का पता चलाना कि भाई इस प्रकार के कृषि प्रकार में ये कमी है, इस प्रकार के कृषि प्रकार में ये कसौटी है, इस प्रकार के कृषि प्रकार में ये कसौटी है। इन सभी के बारे में पता लगाना। कृषि के प्रकार व उनके रूपांतरण की पहचान करना। रूपांतरण का मतलब होता है उनके परिवर्तन के, उनके रूप परिवर्तन के बारे में पहचान करना। कृषि के स्थानिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों की पहचान करना। अब कृषि के जो स्थानिक संगठन हैं और उनमें जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कृषि प्रकारिकी की जो तीन मुख्य विशेषताएं हैं उन तीनों विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद व कृषि
प्रकारिकी आयोग ने जो कृषि प्रकारिकी के दो मुख्य उद्देश्य बताए, उन दोनों उद्देश्यों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और कृषि प्रकारिकी के निर्धारण में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कृषि प्रकारिकी के निर्धारण की जो समस्याएं हैं उसमें सबसे पहली समस्या आती है अध्ययन क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है भाई, अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कि उनका जो जैसे कोई भी कृषि का प्रकार है वो कितने क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, कौन से एरिया में वो फैला हुआ है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, इसका निर्धारण करना एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। दूसरा, क्षेत्रज्ञ विशेष में विभाजन हेतु उपयुक्त चरों का चुनाव करना। सपोज डेट दो अलग अलग कृषि प्रकारों का विभाजन किया जा रहा है। ठीक है, सपोज डेट दो अलग अलग कृषि प्रकारों का विभाजन किया जा रहा है तो उसका एक फिक्स क्या बनाना, पैमाना बनाना जिसके आधार पर निर्धारण किया जा सके या दो कृषि के प्रकारों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सके। भाई कोई ना कोई तो एक ऐसा मापदंड होना ही चाहिए ना कि जिसके बेस पर हम दो कृषि के प्रकारों को अलग अलग विभाजित कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि एक ऐसा मापदंड निर्धारित करना जिसके बेस पर दो कृषि प्रकारों को अलग अलग विभाजित किया जा सके। तो क्षेत्र विशेष में विभाजन हेतु उपयुक्त चरों का चुनाव करना यह भी एक कृषि प्रकारिकी की सबसे बड़ी समस्या होती है। विश्लेषण एवं विधि तंत्र, जो कृषि के अलग अलग प्रकार हैं उनका अच्छे तरीके से विश्लेषण करना, उनका अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है, उनके एक विधि तैयार करना, इसमें भी एक समस्या आती है। तो टोटली कुल मिलाकर ये तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कृषि प्रकारिकी की। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कुछ निम्न प्रकार की विधियां हैं जिनको हम काम लेते हैं। तो कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि है कोस्त्रोविकी की आलेखी विधि, दूसरी है सूचकांक में चरों के समूहन की विधि और तीसरी है कारक विश्लेषण विधि। तो टोटली कुल मिलाकर ये तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिनके बेस पर कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो यदि आप कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहते हो, यदि आप कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहते हो तो आपको टोटली कुल मिलाकर ये तीन विधियां हैं जिनको अप्लाई करना होगा, जिसमें पहली विधि है कोस्त्रोविकी की आलेखी विधि, दूसरी होती है सूचकांक में चरों के समूहन की विधि और तीसरी होती है कारक विश्लेषण विधि। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों विधियां हैं जो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और एक एक करके इन तीनों की तीनों विधियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो कोस्त्रोविकी महोदय की जो विधि है उसके बारे में हम देख लेते हैं और बाकी आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो और चाहो तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कृषि प्रकारिकी के अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए इन तीन विधियों को काम लिया जाता है। तो आप केवल ये ध्यान रख लो कि ये जो तीन विधियां इनको यहाँ पर काम लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कोस्त्रोविकी ने मॉडल टाइपोग्राम की रचना के आधार पर कृषि प्रकारिकी का निर्धारण किया है। ठीक है, जो कोस्त्रोविकी महोदय हैं, कोस्त्रोविकी ज्योग्राफर के बारे में मैंने कल वाली क्लास में भी पढ़ाया था। कोस्त्रोविकी के बारे में आपको याद होना चाहिए, जो हमने कल वाली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए। कोस्त्रोविकी कहाँ के थे, इन्होंने कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया था, इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी, ये अब आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कोस्त्रोविकी महोदय कहाँ के थे। तो कोस्त्रोविकी ने मॉडल टाइपोग्राम की रचना के आधार पर कृषि प्रकारिकी का निर्धारण किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोस्त्रोविकी ने कृषि प्रकारिकी का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया था? तो टाइपोग्राम की रचना के आधार पर। ठीक है, कोस्त्रोविकी महोदय ने टाइपोग्राम की रचना के आधार पर कृषि प्रकारिकी का क्या किया था? निर्धारण किया था। कोस्त्रोविकी की अध्यक्षता में
अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन द्वारा कृषि प्रकारिकी का विश्लेषण करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया था। और वो सूत्र कुछ इस तरीके से है, टी बराबर एस ओ अपॉन पी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो ये जो सूत्र है वो किससे संबंधित है? ये कृषि प्रकारिकी से रिलेटेड सूत्र है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो सूत्र है ये कृषि प्रकारिकी से संबंधित है और कोस्ट्रोविकी की अध्यक्षता में जो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन है उसके द्वारा इस सूत्र का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल पेपर बहुत डीपली बनने लग गया, इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक परिषद जिसको हम IGU बोलते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद जिसको हम IGU बोलते हैं, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफी यूनियन, ने कृषि प्रकारिकी के निर्धारण के 27 चरों का चयन किया है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो IGU है, जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद है, उसने कृषि प्रकारिकी का निर्धारण करने के लिए टोटल कुल मिलाकर 27 चरों का चयन किया है। कितने चरों का? टोटली कुल मिलाकर 27 चरों का चयन किया है। किसके लिए? कृषि प्रकारिकी के निर्धारण के लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कृषि प्रकारिकी और कृषि प्रदेशों के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि प्रदेश और कृषि प्रकारिकी दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो इससे आपका जो कंसेप्ट वो थोड़ा और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कृषि प्रकारिकी क्या होती है और कृषि प्रदेश क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइड में तो कृषि प्रकारिकी कर लिया और एक साइड हमने कृषि प्रदेश कर लिया। यहाँ पर आप कृषि प्रदेश लिख लेना, यहाँ पर हमने केवल कृषि लिखा है, तो यहाँ पर आप पूरा नाम लिख लो कृषि प्रदेश, और यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि प्रकारिकी। सबसे पहले देखो, कृषि प्रदेश एक क्षेत्रीय संकल्पना है। भाई प्रदेश, कृषि प्रदेश, तो ये क्या है? एक क्षेत्रीय संकल्पना है। जो कृषि प्रदेश है वो एक क्षेत्रीय संकल्पना है, क्योंकि जो प्रदेश शब्द है ना, आप भाई प्रदेश का मतलब क्या होता है? जैसे प्रदेश, भारत भी एक प्रदेश है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भी एक प्रदेश है। तो जो प्रदेश शब्द है वो क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। किसको? क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है, हमें क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तो प्रदेश क्या है? एक क्षेत्रीय संकल्पना है जो क्षेत्र की बात करता है। वहीं समान विशेषताओं वाली कृषि के प्रकारिकी विश्व के अनेक भागों में मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार हम जो कृषि प्रदेश हैं उनको समझ लेते हैं, फिर कृषि प्रकारिकी है उनको हम समझ लेंगे, तो उससे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी सीमाएं निश्चित होती हैं। जो प्रदेश होता है, कृषि प्रदेश होता है, उसकी सीमाएं बिल्कुल निश्चित होती हैं। अब जैसे अलग अलग कृषि प्रदेश हैं, भारत में भी बहुत सारे कृषि प्रदेश हो गया, जैसे गेहूँ कृषि प्रदेश हो गया, चावल कृषि प्रदेश हो गया, मक्का कृषि प्रदेश हो गया, ज्वार कृषि प्रदेश हो गया। ठीक है, अलग अलग कृषि प्रदेश हैं। तो ये जो कृषि प्रदेश होते हैं ये एक निश्चित सीमा रखते हैं, ये मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल रखते हैं। ये इनका निर्धारण चरों की समानता के आधार पर किया जाता है। चरों की समानता के आधार पर कैसे? सपोज दैट हम गेहूं प्रदेश किसको कहेंगे? हम गेहूं कृषि प्रदेश उस क्षेत्र को कहेंगे जहां पर गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। हम चावल कृषि प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहेंगे? जहां पर चावल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। हम गन्ना कृषि प्रदेश किसको कहेंगे? जहां पर गन्ने की ज़्यादा खेती की जाती है। तो भाई जो गेहूं कृषि प्रदेश है उसमें समानता देखने को मिल रही है कि वहां पर पूरे के पूरे एरिया में केवल और केवल गेहूं की खेती की जा रही है। जो चावल कृषि प्रदेश है वहां पर हमें समानता देखने को मिल रही है कि वहां पर चावल की खेती ज़्यादा की जा रही है, तो वहां पर चावल की समानता देखने को मिल रही है। जो गन्ना कृषि प्रदेश है उसमें हमें समानता देखने को मिल रही है कि उस पूरे एरिया में केवल और केवल गन्ने की खेती की जा रही है। कृषि प्रदेश एक विशेष खंड होता है जिसकी कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब ये जो कृषि प्रदेश है वो एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसकी कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य क्षेत्र से अलग करती हैं। तो ये आप अब भी समझ चुके होंगे कि जैसे जो गेहूं कृषि प्रदेश है वो
वहाँ पर क्या, जो गेहूँ कृषि प्रदेश है, सपोज डेट ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर केवल और केवल गेहूँ की खेती की जाती है। इसके चारों तरफ का ये वाला जो एरिया है, इसमें सपोज डेट सरसों की खेती की जा रही है, ठीक है। इस वाले एरिया में चावल की खेती की जा रही है, और इस वाले एरिया में यहाँ पर किसकी खेती की जा रही है, कपास की खेती की जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एक विशेष क्षेत्र हो गया जहाँ पर गेहूं की खेती की जा रही है, जो कि अन्य क्षेत्रों से क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशेष विशेषता है कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण उच्च स्तरीय से निम्न स्तरीय पर किया जाता है, ठीक है। हम कृषि प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर की ओर करते हैं। कैसे करते हैं, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर की ओर करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कृषि प्रदेश वाला। इसको आप बिल्कुल थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कृषि प्रकारिकी, देखो कृषि प्रकारिकी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कृषि प्रकारिकी क्या काम करता है, कृषि के जो अलग अलग प्रकार है उनकी पहचान करने का काम करता है, साथ ही साथ क्या काम करता है, उनके सीमांकन का काम करता है। तो देखो, समान विशेषता वाले कृषि के प्रकारिकी विश्व के अनेक भागों में मिल सकती हैं, ठीक है भाई। समान विशेषता वाले जो कृषि के प्रकार हैं वो भारत के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इनकी सीमाएं सुनिश्चित नहीं होती। जिस तरीके से एक कृषि प्रदेश की एक निश्चित सीमा होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से कृषि प्रकारिकी की एक निश्चित सीमा नहीं होती, ठीक है। अब मैं जैसे समझाता हूँ आपको कृषि प्रदेश और कृषि प्रकारिकी दोनों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैं भारत की बात करूं, भाई भारत की जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में हम अक्सर कपास की पैदावार करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर काली मिट्टी फैली हुई है वहां पर क्या होगी, कपास की ज़्यादा खेती की जाएगी। तो वो तो हो गया एक कृषि प्रदेश, ठीक है। जैसे जहां जहां पर जलोढ़ मिट्टी है वहां पर गेहूं की खेती की जाती है या चावल की खेती की जाती है, तो वो क्या हो गया, एक कृषि प्रदेश हो गया। जहां जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जा रही है वहां पर चाय की, कव्वा की, इनकी खेती की जाती है, तो वो एक कृषि प्रदेश हो गया, ठीक है। कृषि प्रकारिकी में क्या होता है, कृषि प्रकारिकी में होता है कि कपास की खेती कहाँ कहाँ की जाती है। अब भाई लोगों, कपास की खेती है जो काली मिट्टी में तो की जाती है, साथ ही साथ बलुई मिट्टी में भी की जाती है। अब बलुई मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य भारत में पाई जाती है। तो कृषि प्रदेश तो क्या हो गया, मध्य भारत हो गया। लेकिन कृषि प्रकारिकी क्या हो गया, कृषि प्रकारिकी में हमारा जो राजस्थान का वो क्षेत्र भी आ जाएगा जहाँ पर कपास की खेती की जाती है, और वो क्षेत्र भी आ जाएगा जहाँ पर काली मिट्टी है वहाँ पर कपास की खेती की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप गेहूं का देख सकते हो। भाई गेहूं के वैसे यदि हम कृषि प्रदेश के बेस पर देखें तो जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां पर गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन काली मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जाती है। बहुत सारी जगह लेटराइट मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जाती है, चाहे वहां पर पैदावार बहुत ही कम क्यों ना हो रही हो, लेकिन वहां पर भी गेहूं की खेती कर रहे हैं लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो ये हो गया कृषि प्रकारिकी। तो कृषि प्रकारिकी को हम एक निश्चित सीमा के द्वारा सीमांकित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एक निश्चित सीमा के द्वारा सीमांकित नहीं कर सकते इसको। इसके निर्धारण कृषि के अंतर्निहित गुणों के आधार पर किया जाता है, जिसमें आंतरिक लक्षणों के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। निम्न स्तरीय इकाई को समाहित कर उच्च स्तर के कृषि प्रकारिकी का प्रारूप निर्धारित किया जाता है। इसका पदानुक्रम है जो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि कृषि प्रदेश का जो पदानुक्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फसल संयोजन के बारे में कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब हम फसल संयोजन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कवर करते हैं फसल संयोजन के बारे में कि फसल संयोजन क्या होता है। एक बार मैं आपको फसल संयोजन अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। किसी कृषि क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की संख्या को हम शस्य संयोजन कहते हैं। देखो, मैं अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया था आपको, कल वाली क्लास में भी बताया था कि शस्य को ही फसल कहते हैं,
ठीक है, चाहे सस्य शब्द आ जाए चाहे फसल शब्द आ जाए, दोनों के दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यदि मैं कहूँ कि फसल का पर्यायवाची बताओ तो सस्य कह सकते हो, सस्य का पर्यायवाची पूछूं तो मैं फसल बता सकते हो। अब सस्य संयोजन का मतलब क्या होता है कि एक कृषि वर्ष में एक क्षेत्र में जितनी फसलें बोई जा रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, सस्य संयोजन कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में जितनी फसलें बोई जा रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, सस्य संयोजन कहते हैं या फसल संयोजन कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ। जैसे हमारी साइड क्या होता है, अब हम गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार तो हम गेहूं बोते हैं, ठीक है। फिर अब हम इसके बाद में सब्जी बोएंगे, ठीक है। दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाजरा बोएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। इस एक पूरे साल में हम टोटल कितनी फसल बो रहे हैं, 3 फसल बो रहे हैं। हमने एक ही खेत में गेहूं बोया, गेहूं को काट कर अब हम उसमें हम सब्जी बो देंगे, सब्जी को काट कर फिर उसमें हम बाजरा बो देंगे। तो टोटली कुल मिलाकर एक खेत में हमने कितनी फसलें बोई, 3 बोई। तो उस खेत का सस्य संयोजन का मान कितना हुआ, 3 हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे अब गेहूं बो देंगे, ठीक है। जैसे गेहूं कटेगा उसके तुरंत बाद इसके ऊपर कोई सब्जी उगा देंगे, ठीक है। फिर ये सब्जी ऐसी वाली होगी कि जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में उसी खेत में उस सब्जी की जगह पर कोई दूसरी सब्जी बो देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बाजरा बो देंगे, ठीक है। फिर बाजरा कटते ही तुरंत क्या बो देंगे, फिर इसके ऊपर कोई सब्जी बो देंगे, ठीक है। और फिर वापस गेहूं बो देंगे, ठीक है। तो एक ही खेत में सबसे पहले उन्होंने गेहूं बोया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जी बो दी, दूसरे नंबर 2 फसल। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर सब्जी बो दी, फिर उन्होंने चौथी बार बाजरा बो दिया एक साल में, फिर 5वीं बार फिर सब्जी बो दी। मतलब एक साल में एक खेत में कितनी फसल उगा दी उन्होंने, टोटली कुल मिलाकर 5 फसलें उगा दी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सस्य संयोजन कहेंगे, इसको हम फसल संयोजन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सस्य संयोजन का आकलन दिए गए कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों के सकल बोए गए क्षेत्र में प्राप्त प्रतिशतता के अवरोही क्रम के रूप में दर्शाता है। अवरोही क्रम का मतलब हुआ उसके घटते क्रम को दर्शाता है। ये किसको दिखाता है, सकल बोए गए क्षेत्र में जो प्राप्त प्रतिशतता है उसके अवरोही क्रम को दर्शाता है, उसके घटते हुए क्रम को दर्शाता है। सस्य संयोजन कृषि नियोजन एवं समस्याओं के निदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सस्य संयोजन है जो कृषि नियोजन और समस्याओं का, ठीक है। कृषि नियोजन का मतलब हुआ कृषि की प्लानिंग, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कृषि प्रदेशों का निर्धारण करना उसमें, और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निदान में, उन समस्याओं के समाधान में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, कृषि उत्पत्ति से संबंधित कुछ विचारधाराएं हैं जिनके बारे में एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। पर्यावरण परिवर्तन व कृषि उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहला आता है पर्यावरण परिवर्तन व कृषि उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, जो कि प्रोफेसर वोइल्ड मोदे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर वोइल्ड मोदे के द्वारा दिया गया है। अब इनकी मान्यता है कि पर्यावरण परिवर्तन के पश्चात मेसोपोटामिया, दजला फरात, एशिया माइनर जैसे कृषि प्रदेश कृषि के अनुकूल वातावरण प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में मानव द्वारा कृषि प्रारंभ की जाती है। आप इतना मत याद रखो, आप केवल इतना सा याद कर लो यहाँ पर कि कृषि भूगोल के जो प्रमुख सिद्धांत विचारधाराएं हैं, यहाँ से क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण परिवर्तन व कृषि उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, प्रोफेसर वोइल्ड मोदे के द्वारा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉस मैचिंग का भी बन सकता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एक ये याद कर लो। सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कोल्डवेल मोदे के द्वारा दिया गया है। तो संस्कृति विकास सिद्धांत है, ये कोल्डवेल मोदे ने दिया था। कब दिया था ये सन आप मत याद करो, अदरवाइज दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। जनसंख्या दबाव व कृषि उत्पत्ति का संबंधित सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर रीड के द्वारा दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव ने
उधर पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन की प्रेरणा प्राप्त की, यहीं से कृषि का विकास प्रारंभ हुआ। अब मत याद करो ये, आप केवल इतना ध्यान रख लो कि जनसंख्या दबाव व कृषि की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। तो जनसंख्या दबाव व कृषि उत्पत्ति का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर रीड के द्वारा दिया गया था। समय की प्रचुरता एवं कृषि की उत्पत्ति ये कोल सोवर मोटा से संबंधित है। तो टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर ये 4 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत का नाम है, उसका नाम है पर्यावरण परिवर्तन व कृषि उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, प्रोफेसर वोल्ड मोद है। संस्कृति विकास सिद्धांत कोल्ड वेल मोद है। जनसंख्या दबाव व कृषि उत्पत्ति सिद्धांत प्रोफेसर रीड मोद है। समय की प्रचुरता एवं कृषि उत्पत्ति कॉल सॉवर मोद है। ठीक है, इन चारों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, यहां से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सस्य संयोजन के निर्धारण की जो विधियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सस्य संयोजन के निर्धारण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। न्यूनतम विचलन विधि, जिसको मिनिमम डेविएशन मेथड बोलते हैं, पहली विधि तो ये है। दूसरी आती है कीकू काजू डोई की सस्य संयोजन विधि। तीसरा आता है अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि। चौथी आती है न्यूनतम वर्ग विधि। पांचवी आती है कृषि ओरिएंटेशन मेथड। तो टोटली कुल मिलाकर ये चार पांच ऐसे सिद्धांत हैं जो किससे संबंधित है, सस्य संयोजन के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं सस्य संयोजन निर्धारण की जो पहली विधि है, न्यूनतम विचलन विधि। कौन सी है, न्यूनतम विचलन विधि। यहाँ पर विचलन लिखा हुआ है, विचलन नहीं है, यहाँ पर केवल विचलन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको केवल विचलन कर लो। तो न्यूनतम विचलन विधि किससे संबंधित है, सस्य संयोजन निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, आप ऐसे लिख लो स्टार्टिंग में ही कि सस्य संयोजन निर्धारण की विधियां, जिसमें पहली आती है न्यूनतम विचलन विधि, दूसरे नंबर पर लिख लो अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि, तीसरे लिख लो न्यूनतम वर्ग विधि और चौथे लिख लो कृषि ओरिएंटेशन मेथड। तो सस्य संयोजन के निर्धारण की टोटल 4 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है कृषि ओरिएंटेशन मेथड, दूसरा आता है न्यूनतम वर्ग विधि, तीसरा आता है यहाँ पर प्यारे साथियों अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि और चौथी आती है यहाँ पर कौन सी, न्यूनतम विचलन विधि। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सस्य संयोजन के निर्धारण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सस्य संयोजन के निर्धारण से संबंधित है। तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा सस्य संयोजन का निर्धारण किया जाता है और कौन कौन सी विधियां जिनके द्वारा सस्य संयोजन का निर्धारण नहीं किया जाता। तो टोटली कुल मिलाकर 4 मेथड है जिनके द्वारा हम सस्य संयोजन का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूनतम विचलन विधि को पढ़ते हैं। भाई न्यूनतम विचलन विधि को इंग्लिश में मिनिमम डेविएशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन मेथड बोलते हैं, जो कि 1954 में दिया गया था। ये सन भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन मेथड है जो 1954 में दिया गया था। ठीक है, अब इसके प्रतिपादक कौन है, जेसी वीवर मोद हैं। कल वाली क्लास में जब हमने एग्रीकल्चर ज्योग्राफर पढ़े थे तो वहां पर मैंने जेसी वीवर मोदे के बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम डेविएशन मेथड है सस्य संयोजन के निर्धारण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जो कि जेसी वीवर मोदे के द्वारा दी गई थी। कल वाली क्लास को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपको पता चल चुका होगा कि ये अमेरिका के थे। ठीक है, अब इन्होंने ये जो अपनी विधि दी थी जेसी वीवर मोदे ने, ये विधि मध्य पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन के ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो जो न्यूनतम विचलन विधि है जो जेसी वीवर मोदे के द्वारा दी गई है, ये मध्य पश्चिमी अमेरिका के अध्ययन के ऊपर आधारित है। इन्होंने एक सूत्र दिया कैपिटल एस डी बराबर अंडर रूट, कैपिटल एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या कर सकता है एग्जामिनर, इन 4 मेथड्स का नाम लिख देगा, सामने उनके सूत्र लिख देगा, फिर क्रॉस मैच करवा लेगा। जब आपको पता ही नहीं कि कौन सा सूत्र किससे संबंधित है तो आप कहाँ से ठीक कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर डी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, इसको मत याद करो, कभी नहीं पूछेगा आपसे ये वो। उसके बाद
वीवर के अनुसार सस्य संयोजन के लिए निरपेक्ष मान से बेहतर सापेक्षिक मान होगा, अतः सूत्र में परिवर्तन कर अंडर रूट को इन्होंने हटा दिया। ठीक है भाई, जेसी वीवर मोदे ने सबसे पहले अपना सूत्र दिया था कैपिटल एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। ठीक है, बाद में वीवर मोदे ने कहा कि सस्य संयोजन का यदि हम निर्धारण करते हैं तो निरपेक्ष मान की बजाय जो सापेक्षिक मान होता है वो ज़्यादा उचित होता है सस्य संयोजन के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने सूत्र से इस अंडर रूट को हटा दिया और इनका सूत्र बन गया एस डी बराबर में सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। ठीक है, तो ध्यान रखना जेसी वीवर मोदे ने सस्य संयोजन के निर्धारण के दो सूत्र दिए, जिसमें एक में अंडर रूट था और एक में अंडर रूट नहीं था, केवल इतना याद रख लो। ठीक है, इस विधि में जो मान 0 के निकट होगा वह सस्य संयोजन के प्रकार को निर्धारित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि यदि कोई भी वैल्यू, ठीक है, जब हम यहाँ पर मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे, एन का मान रखेंगे, और जो मान 0 के निकट आएगा वो क्या करेगा, सस्य संयोजन के प्रकार को निर्धारित करेगा। ठीक है, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वीवर के अनुसार जिसका विचलन मूल्य सबसे कम है वह सबसे ज़्यादा घनता वाला है, वहीं इस प्रदेश का सस्य संयोजन निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे वीवर मोदे ने कहा कि जिसका विचलन मूल्य, जिसका विचलन का मान सबसे कम आएगा, जिसके विचलन का मान सबसे कम आएगा वह सबसे ज़्यादा गहनता वाला होगा। सबसे ज़्यादा गहनता का मतलब है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलें बोई जाएंगी और वहीं इस प्रदेश का सस्य संयोजन क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वीवर मोदे ने कंक्लूजन निकाला था कि विचलन मूल्य सबसे कम होगा, जिसका विचलन का मान सबसे कम होगा, मतलब जिसका एस डी का मान सबसे कम आएगा वहां पर सबसे ज्यादा गहनता देखने को मिलेगी और वह इस प्रदेश का क्या करेगा, सस्य संयोजन निर्धारित करेगा। उसके बाद एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है कीकुकाजु डोईमोदे। डोईमोदे ने 1959 में वीवर की विधि में क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, जो कीकुकाजु डोईमोदे हैं इन्होंने वीवर मोदे की जो विधि थी उसी में ही क्या कर दिया, संशोधन कर दिया और इन्होंने एक नया सूत्र बना दिया एस डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, तो कीकुकाजु डोईमोदे ने जो जेसी वीवर मोदे के जो सूत्र था या जो जेसी वीवर का जो नियम था उसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। कब किया, 1959 में किया। यहाँ से एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जेसी वीवर मोदे के सस्य संयोजन विधि में क्या किया था, संशोधन किया था। वहां पर 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। जब आपको पता ही नहीं कि किसने वीवर मोदे की नियम में संशोधन किया था तो आप कहाँ से ठीक करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कीकुकाजु डोईमोदे ने 1959 में जेसी वीवर मोदे के द्वारा जो सूत्र दिया गया था, जो नियम दिया गया था उसमें संशोधन किया था और उन्होंने अंडर बटा जो एन है उसको हटा दिया था। ठीक है, इन्होंने केवल सूत्र बनाया था एस डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर। इन्होंने बताया कि जिस संयोजन में विचलन का मान सबसे कम है उसे ही उस क्षेत्र विशेष का संयोजन मान लिया जाता है। वीवर की विधि में पीटर स्कॉट ने एक संशोधन किया जिसमें सुझाव दिया कि कृषि में पशुओं का भी उतना ही महत्व है जितना फसलों का होता है। ठीक है, तो वीवर मोदे का जो नियम था उसमें टोटली कुल मिलाकर 2 विद्वानों ने संशोधन किया, एक कीकुकाजु डोईमोदे ने संशोधन किया। ठीक है, दूसरा पीटर स्कॉट मोदे ने संशोधन किया। पीटर स्कॉट मोदे ने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि कृषि में पशुओं का भी उतना ही महत्व रहता है जितना कि फसलों का रहता है। तो इस तरीके से ये जेसी वीवर मोदे के बारे में था जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं मिनिमाइज करके एक बार डिफरेंस समझा देता हूँ। भाई कीकुकाजु डोईमोदे के द्वारा दिया हुआ सूत्र ये था और वीवर मोदे के द्वारा दिया हुआ सूत्र ये था। ठीक है, वीवर मोदे ने अंडर रूट को हटा के भी सूत्र बनाया था और अंडर रूट को लगाकर भी बनाया था, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, एस एम रफी उल्लाह मोदे के द्वारा दिया गया है।
ठीक है। तो अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि है वो किसके द्वारा दी गई है प्यारे साथियों? एस एम रफ़ीउल्लाह महोदय के द्वारा दी गई है। इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ का था? तो इनका अध्ययन क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब। जेसी वीवर महोदय ने अपना जो सूत्र दिया था, अपना जो सिद्धांत दिया था, वो कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित था? मध्य पश्चिम अमेरिका के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित था। वहीं जो रफ़ीउल्लाह महोदय का जो सिद्धांत है वो कहाँ के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है? गंगा यमुना दोआब के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। इन्होंने ये सूत्र दिया था, ये सूत्र आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एस डी बराबर में सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर पी माइनस सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर एन बटा एन स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र किससे संबंधित है? एस एम रफ़ीउल्लाह महोदय से संबंधित है, जिन्होंने सस्य संयोजन के निर्धारण के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया था। रफ़ीउल्लाह ने इस विधि में सैद्धांतिक मान के मध्य मान से वास्तविक मान के अंतर का परिकलन किया। जिस मूल्य में धनात्मक मान अधिक होगा वही फसल संयोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। भाई जेसी वीवर ने बताया कि जहां पर एस डी का मान 0 के निकटतम होगा वहीं फसल संयोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रफ़ीउल्लाह महोदय ने बताया कि जिस मूल्य में धनात्मक मान अधिकतम होगा वहीं फसल संयोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा। और रफ़ीउल्लाह महोदय की जो ये विधि है ये अधिक शुद्ध, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानी जाती है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं न्यूनतम वर्ग विधि। न्यूनतम वर्ग विधि है जो जे टी कोपोक महोदय के द्वारा दी गई है। ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। ठीक है कि भाई जे टी कोपोक महोदय के द्वारा न्यूनतम वर्ग विधि का प्रतिपादन किया गया। कोपोक ने इस विधि का प्रयोग करते हुए भारत में 11 फसल क्षेत्र व 38 फसल नियोजन क्षेत्रों का निर्धारण किया। केवल आप इतना याद रख लो कि न्यूनतम वर्ग विधि है जो जे टी कोपोक महोदय के द्वारा दी गई है। जे टी कोपोक ने इस विधि का कौन सी का? न्यूनतम वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए भारत को टोटली कुल 11 फसल क्षेत्र व 38 फसल नियोजन क्षेत्रों में विभाजित किया। केवल इतना याद रख लो यहाँ पर। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कृषि ओरिएंटेशन मेथड के बारे में। पोलैंड के ज्योग्राफर किस्टोविस्की ने फसल व पशु संयोजकों के आधार पर कृषि ओरिएंटेशन मेथड का प्रतिपादन किया व फसल या सस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण किया। ठीक है, तो कृषि ओरिएंटेशन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है किस्टोविस्की के द्वारा। किसके द्वारा? किस्टोविस्की के द्वारा। तो कृषि ओरिएंटेशन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? किस्टोविस्की के द्वारा दिया गया है। केवल आप इतना ध्यान रख लो, इन्होंने फसल व पशु संयोजक के आधार पर कृषि ओरिएंटेशन मेथड का प्रतिपादन किया है। किसके आधार पर? फसल व पशु संयोजक के आधार पर। तो इस तरीके से ये हमारा सस्य संयोजन था और इसको निर्धारित करने वाले कुछ विद्वान थे जिनके द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए, अलग अलग सूत्र दिए गए, अलग अलग नियम दिए गए। तो इस तरीके से आज की हमारी इस क्लास का द एंड होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।